हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो साथियों, हम जो है सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक को एक एक करके सीटेट के एग्ज़ाम तक हम लोग करेंगे। और उसी टॉपिक के चलते इससे पहले मैं आप लोगों को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करवा दिया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर से जाइए और आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि उससे आगे की जो टॉपिक है इसको आप लोग पार्ट 2 मान सकते हैं। जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं, उसको आज हम लोग करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने करा दिया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है और डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की कौन कौन से आयाम होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर से जाके देख लीजिए, ताकि आगे की चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आज हम देखते हैं कि विकास की जो कौन कौन सी स्टेज होती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास होती है उसकी कौन कौन सी स्टेज होती है। आज हम लोग उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो हमारा बाल विकास होता है, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसकी कौन कौन सी स्टेज होती है उसको सबसे पहले अपन देखेंगे। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं प्रसव पूर्व स्टेज। उसको क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व या फिर प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। तो प्रसव पूर्व या फिर प्रीनेटल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। एक मिनट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का मतलब होता है कि प्रसव पूर्व अवस्था। तो इससे पहले मैं जो आप लोगों को डेवलपमेंट या फिर विकास समझा रहा था, तो विकास जो है कहाँ से शुरू होती है? माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है। माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और गर्भ से कहाँ तक चलती है? गर्भ से आपका मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि विकास क्या है, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है और ग्रोथ क्या होती है, सीक्वेंस में नहीं चलती है। तो जब आप लोगों को मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, तो उसमें जब मैं आप लोगों को डेवलपमेंट बता रहा था, तो डेवलपमेंट में मैं बताया था कि जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलने वाली एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक देखने को मिलेगा कि इस अवस्था में, यह अवस्था माता के गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलता है? विकास जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीनेटल स्टेज क्या होता है। अगर इसकी टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 180 डेज। आपको टेट के एग्जाम में ये वाला प्रश्न एक बार पूछा गया है कि जो प्रीनेटल स्टेज होती है उसकी अवधि कितनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 180। क्लियर है? और अगर आपको मंथली पूछे तो 9 मंथ होता है। क्लियर है साथियों? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा शैशवावस्था, या फिर इसको कहा जाता है इन्फेंसी स्टेज। इसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। अब देखिए, इन्फेंसी स्टेज का मतलब होता है कि अब इसके टाइम पीरियड की अवस्था होती है, कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष, कहीं कहीं पर आपको जन्म से 5 वर्ष तक देखने को मिलता है। एक जो स्टेट बोर्ड की किताबें होती है, एक बार मैं एमपी की किताब में देखा हूँ कि वहाँ पर आपको, वहाँ की ऑफिशियल जो किताब है उसमें जो है शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी स्टेज होती है, उसकी अवधि को जन्म से 5 वर्ष बताया गया था। लेकिन पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो सीबीएसई जो आपको ऑप्शन दिया था, उसमें जो है उन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक का क्या लिया है, ऑप्शन में सही लिया है। तो आप लोगों को सीबीएसई के पैटर्न पर चलना है और सीबीएसई में अगर एक बार ले लिया गया है तो इसी स्टेज को आपको क्या मानना है, सही मानते हुए जन्म से 2 वर्ष तक लेना है। क्लियर है साथियों? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो देखिए इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर, यानी कि बच्चा जो होता है साथियों वो किस पर
बच्चा जो है सबसे पहले किस पर निर्भर रहता है, पेरेंट्स, यानी कि बच्चा किस पर निर्भर रहता है, इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड रहता है, पेरेंट्स पर, यानी कि उसके माता पिता पर डिपेंड रहता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अपन को ये सीखने को मिला। आपको जब एग्ज़ाम होगा तो इसी तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तथा उसका जो बिहेवियर होता है, उसका क्या होता है, उसका जो बिहेवियर होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर क्या होता है, निर्भर करता है। अब मूल प्रवृत्तियों से क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। मतलब मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य यह है कि बच्चा, मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य यहाँ पर है कि बच्चा यदि क्या है, बच्चा को यदि भूख लग रहा है, बच्चा को यदि भूख लग रहा है, बच्चा को यदि भूख लगता है तो क्या करने लगता है, रोने लगता है। और यदि बच्चा को भूख लग रहा है तो उस कंडीशन में बच्चा क्या होता है, अपनी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से रोने लगता है। दूसरी चीज, बच्चा यदि आनंद की मुद्रा में होता है, बच्चा क्या होता है, आनंद की मुद्रा में होता है तो बच्चा क्या करता है, हंसने लगता है। तो यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य ये हुआ कि बच्चा को जब भूख लगता है तो रोना कर लगता है, और बच्चे आनंद की मुद्रा में होता है तो हंसने लगता है। ये उनकी मूल प्रवृत्तियां होती है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस अवस्था में सबसे ज्यादा फिजिकल, मेंटल और लर्निंग डेवलपमेंट होता है। क्या क्या डेवलपमेंट होता है इस अवस्था में? सबसे ज्यादा इस अवस्था में हमसे सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मेंटली डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और इस अवस्था में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा सीखने लगता है। बच्चा क्या करने लगता है इस अवस्था में? सबसे ज़्यादा सीखने लगता है। क्लियर है। क्योंकि बच्चा जो है इस अवस्था में क्या होता है, समाज में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? समाज में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? समाज में रहता है, और समाज के परिवेश के साथ साथ वो क्या करने लगता है? सीखने लगता है। तो उसको कहा जाता है, इसीलिए इसको लर्निंग स्टेज भी कहा जाता है। क्लियर है साथियों। अगला पॉइंट है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस अवस्था में मोरलिटी का अभाव होता है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट होता है कि बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष की अवधि में रहता है, यानी कि बच्चा 2 साल के अंडर में रहता है, तो इसमें बच्चे को क्या गलत है क्या सही है उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चा आप लोगों को कहीं पर नोच देगा, बच्चा क्या कर देता है, नोच देता है, थप्पड़ लगा देता है। बच्चा क्या कर देगा, थप्पड़ लगा देगा या फिर नाखून से नोच देगा। तो बच्चे को यही नहीं पता है कि क्या चीज़ें गलत है क्या चीज़ें सही हैं। मतलब इस स्टेज में बच्चों में क्या होता है, मोरलिटी का अभाव होता है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि यदि आपके सामने, यदि कोई बच्चा के सामने मान चल कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, बच्चा के सामने कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए और उसे पकड़ना चाहे, तो भी बच्चा उस प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर करके उसकी मम्मी के पास या फिर उसके पेरेंट्स के पास चला जाता है। यानी कि बच्चे को यही नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, उसके सामने सिर्फ उसकी पेरेंट्स ही क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। यानी कि इसमें मोरलिटी का क्या पाया जाता है, मोरलिटी का इसमें अभाव पाया जाता है। क्लियर है साथियों। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिलता है, अगला पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशियलाइजेशन की प्रक्रिया इसी अवस्था में पाई जाती है। सबसे पहले जो हमारा समाज होता है, जो हमारा समाज होता है, समाज में सबसे क्या चीज होता है, परिवार। परिवार को क्या कहा जाता है, बच्चा का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बच्चे का प्रथम पाठशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले कहाँ से सीखता है, परिवार में रह के सीखता है। और परिवार में भी अगर पूछा जाए तो पेरेंट्स में से सीखता है, और पेरेंट्स में अगर पूछे माता पिता तो बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है, माता से सीखता है। क्लियर है। अगला चीज देखिए, इस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, एक ही चीजों को बार बार दोहराते रहता है। कौन सी स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, बार बार दोहराने लगता है। और इसमें सेल्फ लव की अवस्था पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, खुद से बच्चा क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रेम करने लगता है, इसलिए इसे आत्म प्रेम की अवस्था भी कहा जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। यहाँ का हर एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले अवस्था की ओर चलते हैं। अगला अवस्था आपका इंपॉर्टेंट अवस्था होता है
पूर्व बाल्य अवस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अब इसकी टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है साथियों, इसका टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है। अब देखिए इस अवस्था की सबसे खासियत ये है कि इसमें जिज्ञासा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या पाई जाती है? जिज्ञासा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस अवस्था में आप देखे होंगे कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा क्या करने लगता है? क्वेश्चन। बच्चा क्या करने लगता है? क्वेश्चन करने लगता है कि मम्मी ये क्या चीज़ है, ये क्या से बनी हुई है, साइकिल कैसे चलाते हैं, ये साइकिल किससे बनी हुई है। इन सारी प्रकार की विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चे के माइंड में आता है और बच्चा इतनी सारी क्वेश्चन पूछने लगता है कि कई बार हम क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देते। तो इसमें जिज्ञासा मतलब जानने की सबसे ज़्यादा इच्छा कौन सी स्टेज में पाई जाती है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में पाई जाती है। अब इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को खिलौने की अवस्था या फिर टॉय एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? टॉय एज भी कहा जाता है। अब टॉय एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा जो है इस अवस्था में सबसे ज़्यादा खिलौने के साथ खेलने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? टॉय एज कहा जाता है। क्लियर है? अगला अगला देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है भाषा अर्जन के लिए यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। क्या माना जाता है? लैंग्वेज जो है एक्विजिशन। अब सबसे पहले ये समझिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन से तात्पर्य है कि बच्चा जो है किसी चीज़ को, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अब देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि बच्चा किसी चीज़ को यानी कि बच्चा यदि किसी चीज़ को क्या करता है? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? एक मिनट। बच्चा क्या करता है? नेचुरल प्रोसेस। बच्चा इसमें किसके माध्यम से सीखता है? नेचुरल प्रोसेस। किसके माध्यम से? नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से यदि बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो उसको कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? इन्हें लैंग्वेज एक्विजिशन। अब लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस से तात्पर्य है कि यहाँ पर बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चा जो है मदर टंग, बच्चे की जो मदर टंग होती है, बच्चे की मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा होती है साथियों, वो क्या होती है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन होती है और उसको बच्चा जो है लैंग्वेज क्या करता है? बिना मतलब भाषा को अर्जन करके सीखता है। क्लियर है? एक नेचुरल प्रोसेस के थे, मतलब किसी चीज़ की हमें को व्याकरण या फिर ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चा उसको डायरेक्ट नेचुरल तरीके से सीखता है तो उसको कहा जाता है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन माना जाता है? अर्ली चाइल्डहुड को माना जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला आपका है, अगला पॉइंट यहाँ पर, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। अब देखिए यहाँ पर कल्पनाशील वाले गेम से क्या तात्पर्य, इसको समझिए। कल्पनाशील वाले गेम से तात्पर्य यह है कि बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर क्या करता है उसको समझते हैं। बच्चा यहाँ पर साथियों देखो, बच्चा यहाँ पर क्या करेगा उसको समझते हैं। बच्चा क्या करता है, जैसे गुड्डा हो गया, बच्चा क्या करेगा, जैसे गुड्डा हो गया, जैसे हमारा गुड्डा हो गया, गुड्डा को क्या बोलेगा? राजा बोलेगा। गुड्डा को क्या बोलेगा? राजा बनेगा। और जो गुड़िया होती है, जो बेबी डॉल होती है, गुड़िया को क्या बोलेगा? वो रानी बोलेगा। मतलब वो इमेजिन करने लगता है कि जो गुड्डा होता है वो राजा होता है और गुड़िया को क्या बनाएगा? राजा रानी। यानी कि जैसे उन लोग क्या करते हैं, मेल फीमेल वाली गेम्स भी खेलते हैं, तो जो गुड्डा रहेगा उसको क्या बना देंगे? दूल्हा बना देंगे, और जो गुड़िया रहेगी उसको क्या बनेंगे? दुल्हन बना देंगे। इस प्रकार की इमेजिन करने वाले गेम्स में क्या करता है, वो एक्टिव रूप से भाग लेता है, तो उसे कहा जाता है कल्पनाशील वाले गेम, जो कि किसमें देखने को मिलता है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में अपन को देखने को मिलता है, जिसकी टाइम पीरियड क्या होती है? 2 से 6 वर्ष की अवधि इसको देखा गया है। क्लियर है? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला स्टेज है आपका मिडिल चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड स्टेज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडिल चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मिडिल चाइल्डहुड स्टेज क्या होता है उसको देखते हैं। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज,
अब देखिए, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आरंभिक स्कूल की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं कहीं पर 7 से 11 वर्ष भी दिया गया है, लेकिन आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको 6 से 11 वर्ष के ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर है? इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तो क्या करता है, वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, पहला चीज। इसीलिए इसको क्या बोलता है? आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा, इसे डर्टी स्टेज भी कहा जाता है। इसे डर्टी स्टेज इसलिए कहा जाता है, अब इसे क्या कहा जाता है? डर्टी स्टेज भी कहा जाता है। डर्टी स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, जब अपन छोटे रहते हैं, जब अपन क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, और जब खाना वगैरह खाते हैं, जब खाना वगैरह खाते हैं तो अपन क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं, अपने कपड़ों में कुछ खाना लग जाता है, या फिर अपन जैसे स्कूल जाते रहते हैं और कोई गड्ढा वगैरह अपन को मिल जाता है, अपन को क्या मिलता है, कोई गड्ढा वगैरह मिल जाता है और वहाँ पर पानी वगैरह रहता है, अपन पैर वहाँ कर देते हैं और हाथ पैर को क्या कर देते हैं, पूरा गीला कर देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डर्टी स्टेज भी कहा जाता है। तीसरा चीज होता है साथियों इसमें, इसको स्फूर्ति की स्टेज भी कहा जाता है, स्फूर्ति। और अगर मैं देखने की पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत अच्छा और स्मार्ट दिखने लगता है और इस स्टेज में बच्चों में बहुत ज्यादा स्फूर्ति रहती है। अगला चीज साथियों, अगला चीज आपको बताता हूं कि अगला चीज होता है, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, इससे पहले मैं बताया कि इसको टॉय एज कहा जाता है, इससे बाद बता रहा हूं कि खेलों की अवस्था किसको कहा जाता है? खेलों की अवस्था कहा जाता है मिडिल चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड स्टेज को, बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था को। क्लियर? आपने देखा होगा 6 से 11 साल का जो बच्चा रहता है वो क्या करता है, खेल में अच्छे भाग लेता है। जैसे वो खिलौने के साथ खेलने के साथ साथ, जैसे हमारा क्या क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे क्या होगा, फुटबॉल हो गया, उसके बाद खो खो हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, क्या हो गया, कबड्डी हो गया। तो इन सारी गेम्स में क्या करता है, हिस्सा लेने लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था मिडिल चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड स्टेज। अगला आपका आता है, अगला यहाँ पर और कुछ टॉपिक बचा हुआ है और कुछ आप टॉपिक है जिस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस अवस्था में संग्रहण, यानी कि इस अवस्था में किसकी पाया जाता है, संग्रहण, यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने। अब देखिए, स्टोरेज की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य, आपने देखा होगा जब 6 से 11 बार का जो बच्चा, 11 साल का जो बच्चा रहता है या फिर जो लड़कियां होती है, वो क्या करती है, अपनी बुक में क्या करती है, मोर के पंख हो गए, क्लियर है, या फिर कोई फूल हो गया, क्लियर है, या फिर कोई पत्तियां हो गई, इन सारी चीजों को क्या कर लेती है, दबा के रखते लगते हैं, यानी कि स्टोर करके वो रखने लगते हैं। जैसे बच्चे लोग 6 से 11 साल के बच्चे होते हैं, जैसे बूमर हो गए, चिंगम वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पर से बहुत सारे स्टिकर्स होती है, उसको इकट्ठा करके लगते हैं, स्टोर करके रखने लगते हैं। तो कौन सी स्टेज में पाई जाती है, चाइल्डहुड स्टेज या फिर मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में अपन को देखने को मिलता है। इसी अवस्था में अपन को क्या देखने को मिलता है, इसी अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, टोली यानी कि ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ग्रुप बनाना शुरू करता है। बच्चा क्या करता है, ग्रुप बनाना शुरू करता है, यानी कि गैंग बनाना स्टार्ट करता है और टोली में रहना शुरू करता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। यूनिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, यूनिक काम करने लगता है, इसलिए इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये था साथियों मिडिल चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड स्टेज। अगला और आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है एडोलसेंस स्टेज। अगला क्या है, एडोलसेंस स्टेज, जिसको कहा जाता है किशोरावस्था, जिसको क्या कहा जाता है, किशोरावस्था। अब इस किशोरावस्था की मैं बात करूं तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल या फिर हार्ड टाइम माना जाता है। इसे जीवन का कठिन काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी अवस्था में अपन को, इस अवस्था में अपन को स्ट्रेस हो गया या फिर स्ट्रगल, स्ट्रेस हो गया या फिर कंफ्यूजन, ये बहुत सारी चीजें जो है इसी अवस्था में दिखाई देने लगती है। इसी कारण इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और इसे जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा, अगर आप लोगों को कोई पूछे तो इसे जीवन का सबसे कठिन काम
किलपैट्रिक नामक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। तो एडोलसेंस स्टेज को सबसे हार्ड टाइम किसने कहा? अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे तो किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। क्लियर है। और अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें विषमलिंगी आकर्षक पाया जाता है। अब विषमलिंगी आकर्षक से तात्पर्य यह है कि जैसे इसमें मेल, एक मिनट, तो इसमें क्या होता है, जैसे मेल फीमेल, मेल का किसके प्रति? फीमेल के प्रति, या फिर फीमेल का मेल के प्रति क्या होता है? आकर्षण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण पाया जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? विषमलिंगी। क्लियर है। अगला आता है, इसे जीवन का सबसे गोल्डन स्टेज भी कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे गोल्डन स्टेज भी कहा जाता है। गोल्डन स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में अपन को ना तो कोई, इसे जीवन का क्या कहा जाता है? गोल्डन स्टेज या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगला आता है साथियों, अगला जो पॉइंट है आपका कि इस अवस्था में हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये समझते हैं कि हीरो वर्शिप की भावना होती क्या है। हीरो वर्शिप की भावना से तात्पर्य है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है किसी को आइडियल या फिर आदर्श मानकर क्या करता है? उसको फॉलो करने लगता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, उसको आदर्श या मानकर क्या करता है? फॉलो करने लगते हैं। कोई क्या कर लेता है, कोई जैसे सचिन तेंदुलकर के जैसे बनना चाहता है या फिर उसके जैसा उसको फॉलो करना चाहता है। कोई विराट कोहली, मतलब सब लोग क्या करते हैं? कोई एक आदर्श को मानकर उसको क्या करते हैं? फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो उसे कहा जाता है हीरो वर्शिप की भावना। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य है कि अमूर्त मतलब जिस चीजों को देखा नहीं रहता है उसके बारे में क्या करता है? थिंकिंग, यानी उसके बारे में सोचने लगता है, तो उसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि मैं आगे बड़ा होकर क्या बनूंगा? साइंटिस्ट बनूंगा। कोई बच्चा बोलता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। कोई बोलता है कि मैं फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। तो इस प्रकार की वो क्या कर लेते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, मतलब सोचने लगता है। क्लियर है। तो एडोलसेंस स्टेज को इसीलिए क्या कहा जाता है? सबसे कठिन स्टेज भी कहा जाता है। क्लियर है। और इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस अवस्था में क्या देखने को मिलता है? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? चेंज देखने को अपन को मिलता है। कौन सी स्टेज में? एडोलसेंस स्टेज में। क्लियर है। और विंग और हंट के अनुसार किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से यदि परिभाषित करने वाला शब्द है तो किसको मानते हैं? चेंज को मानते हैं। क्लियर है। तो ये तो था साथियों आपका सीडीपी का आपका टॉपिक था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हमने स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पर विस्तार से अध्ययन किया है और अगली जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि आपकी सीटेट की एग्जाम तक हमारे चैनल पर आपको सीटेट से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उससे आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।